अरे वो मनुष्य ही क्या जो बोलने के पश्चात सोचे। बोल दिया सो बोल दिया। करना क्या है आप दांव बताइए। तो दाव ये है कि तुमको हमारे बारे में 4 सत्य बताना पड़ेगा। तुम सही बोला, तुम विजय। किंतु ये कैसे ज्ञात होगा कि आप जो कह रहे हैं वो सच है या झूठ? इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है तुम्हारे पास। उचित है, स्वीकार है मुझे। तो विलंब किस बात का, आराम करो। रात दरबार में जाएंगे, जाके कह देंगे कि नहीं कर सकते काम। हम डरते हैं क्या राजमहल वालों से? नहीं डरते। आपका पहला सच, आप अत्यंत ही मुंहफट हैं अन्ना। मन से बिल्कुल सीधे और स्पष्ट, सही और सच्ची बात कहने में आप कभी भयभीत नहीं होते, फिर चाहे सामने विजयनगर के महाराज ही क्यों ना खड़े हों। सही। वस्त्र धोना ही थोड़ी ना होता है, वस्त्र को सुखाना होता है, इस्त्री करना भी होता है। आपके विषय में दूसरा सत्य, आप अपने कर्म और कर्तव्य को लेकर दक्ष, समर्पित और अत्यंत ही गंभीर हैं। किंतु ये बड़े ही खेद का विषय है मान्यवर, आपको तो राज सेवक की पदवी मिलनी चाहिए थी, जो आज तक नहीं मिली। और राज सेवक की वो पदवी आपको क्यों नहीं मिली, इसका कारण है आपका तीसरा सत्य। हमको किसी का सहायता नहीं चाहिए, हम अपना काम स्वयं करेंगे। क्योंकि आप चापलूस नहीं हैं, दूसरे सेवकों की भांति चाटुकार नहीं है, बल्कि आप तो उनमें से एक हैं जो दूसरों की सच्चाई धो धो कर, पटक पटक कर सबके सामने लाते हैं। क्यों? हमें किसी प्रकार का कभी कोई लोभ नहीं रहा, हम जैसे हैं उसी में प्रसन्न हैं। अब आपके व्यक्तित्व की चौथी सच्चाई, आपका गधा अपनी प्रेमिका गधी के साथ भाग गया। तो इसमें चतुराई किस बात का जी? ये बात तो हम तुमको स्वयं बताया। बाकी सारी बातें भी तो आप ही ने बताई है। आप तब से स्वयं बड़बड़ा रहे थे, मैंने तो केवल सुना, याद रखा और खड़े खड़े बोल दिया। आंखें और कान खुली हो तो हमारे जीवन के आधे से अधिक प्रश्नों के उत्तर तो आसपास मंडराते मिल जाते हैं मान्यवर। तो कहिए, कब से आरंभ करूं कार्य? अभी से। चतुर हो, बहुत चतुर हो। और एक बात और कान खोल के सुन लो, हमारा काम में आलस्य का कोई स्थान नहीं, समझा? सुनो जी, मेरे लिए आम लेकर आओ। अतिथि महोदय, इस ऋतु में आम कहाँ से मिलेंगे? राज अतिथि की बात काटते हो? तुम्हारा ये साहस? जाओ वहां घुटनों के बल सर झुकाकर बैठ जाओ। जी। और ये क्या, इतना ठंडा शरबत? श्रीमान, शरबत तो ठंडा ही होता है। अच्छा, हमसे तर्क? राज अतिथियों का इतना अपमान? जाओ जाके कोने में घुटने के बल बैठो और जब तक ना कहें तब तक दृष्टि ना उठे, समझे? जाओ। जो भी कहो भाइयों, राज सत्कार में आनंद आ गया। क्यों? मुझे धन्यवाद दो। यदि समय रहते मैं महाराज को अपने शब्दों के जाल में नहीं उलझाया होता ना, तो आज हमें यह शाही सत्कार नहीं मिल रहा होता। क्षमा करें महाराज, पर यह न्याय तो नहीं हुआ ना? अर्थात? अगर पेटी में धन था यह सिद्ध नहीं हुआ, तो पेटी में धन नहीं था यह भी तो सिद्ध नहीं हुआ महाराज। अरे वास्तविक श्रेय का अधिकारी तो यहाँ बैठा है मेरे परम प्रिय भाइयों। सच तो ये है कि ये सब मेरे कारण मिल रहा है तुम तीनों को। तानो, चल पकड़ो। हाँ, ये अच्छे से पकड़ो। हाँ हाँ हाँ, संभाल के। शीघ्र चलो। अन्नपूर्णा मार्ग, चपाल वाले बरगद के पेड़ से चौथा घर, पता वस्त्र स्वच्छता धाम। हम जाता, तुम हमारा पीछे पीछे आता। क्या अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है गधे गुरुजी महाराज। मैं तो केवल कुछ ही दिनों का प्रशिक्षु हूँ, बाद में संभालना तो सब आप ही को है। मना लीजिए कुछ दिनों का अवकाश। गधे हैं,
किंतु कितने बुद्धिमान, झट से सब समझ लेते हैं। चलो, कुछ दिनों के लिए मुझे ही गधा बनना पड़ेगा अपने पूर्ण न्याय के लिए। विजयनगर से निकालते समय महाराज ने मुझे मेरा पक्ष रखने का अवसर तक नहीं दिया था। वो जानना ही नहीं चाहते थे कि उस दिन का असली सत्य था क्या। अब इनके माध्यम से मैं महाराज के सम्मुख अपना पक्ष रखूंगा और इन्हीं के माध्यम से उन्हें बताऊंगा उस दिन का असली सत्य। क्यों? क्या सोचा तुम लोग यहाँ ऐसो आराम का आनंद लुटोगे और मैं वहां पर छुप के बैठा रहूंगा? ये सब ऐश्वर्य, उपहार में सोने की भरी पेटियां और भूमि, ये सब मेरे कारण मिल रहा तुम लोगों को। तो सोचा क्यों ना जाकर स्मरण ही करा दूं। इन सब के 3 नहीं 4 हिस्से होंगे। मैं भी इन शाही उपहारों का उतना ही अधिकारी हूँ जितना कि तुम तीनों। कैसा भाई है रे तू निर्लज? इतना सब कुछ होने के पश्चात तो हिस्सा मांगने आया है? अरे अपना तो हम तीनों भाइयों का हिस्सा लेकर भाग गया था और अब किस मुंह से तू हिस्सा मांगने आया है? धोखेबाज! 5 साल से हमने जो धन कमाया था, तू हम तीनों की वो जमा पूंजी ले गया। चोर है तू धानु, चोर! तूने हमारे धन को ही नहीं बल्कि हमारे भरोसे को भी छला है। तो हमने वो कौन सा धन ईमानदारी और मेहनत मजदूरी से कमाया था? हमने भी तो चोरियां करके वो धन एकत्र किया था। अनगिनत चोरियां की, डाके डाले, राजनी, लूटपाट, क्या नहीं किया उस धन को जमा करने के लिए। पकड़े जाने के भय से उस बुढ़िया के घर में जाके छिपे बैठे थे। सोचो, अगर ये सच सबको पता चल जाएगा तो क्या होगा तुम लोगों का? तुझे क्या लगता है तू बच जाएगा? अरे तू भी बराबर का भागीदारी है हमारे उन अपराधों में। मेरा जो होगा सो होगा, लेकिन ये ऐशो आराम, ये उपहार मिलने वाली भूमि सब अभी और इसी क्षण तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। चुपचाप जो मिला है उसके 4 हिस्से करो, अन्यथा मैं सबके सामने सारा भांडा फोड़ दूंगा। भांडा तो कल ही फूट चुका था ठग महाराज। सब बदल गया रामा, कभी सोचा नहीं था कभी ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। हे माँ, अभी तो दूसरा चौराहा ही आया है, अभी से हालत बिगड़ गई। अम्मा शारदा सही कहती थी, थोड़ा व्यायाम कर ले, थोड़ी काया हिला ले, किंतु नहीं सुननी तो है नहीं। अब जेल। अब और नहीं, आज के पश्चात हम आपकी सहायता नहीं करेंगे। आप हमसे किसी भी पक्षपात की आशा मत रखना। संभवतः महाराज ने सैनिकों का ये जाल पूरे नगर में मेरे लिए ही फैलाया है। अब क्या करूं? कहां जाऊं, कहां छिपूं, कहां मरूं? सबको सतर्क रहना है, अपने आंख और कान ये चौकन्ने रखने हैं। कोई भी संदिग्ध अगर दिखाई दे उसकी सूचना तत्काल हमें दो, समझ गए? और स्मरण रहे, राजगुरु का पद खतरे में पड़ सकता है। राज दरबार के मंत्रियों को कार्य मुक्त होने की चेतावनी मिल सकती है, तो हम किस खेत की मूली है? हमें तो सीधा हमारी सेवाओं से निकाला जाएगा, इसलिए कोई कोताही नहीं, कोई ढील नहीं, गिद्ध की तरह डटे रहो, समझ गए? महाराज, आपका संदेह बिल्कुल सही था। ये चारों पीड़ित नहीं है बल्कि अपराधी हैं। पिछले 5 वर्षों से ये रायचूर में चोरियां कर रहे हैं। वो पेटी जिसमें धन था वो इनके अपराध से कमाई हुई पाप की दौलत थी, जिसे इन्हें बूढ़ी अम्मा के पास रखवाया था। सही शब्दों में कहा जाए तो छिपाया था। ये तीनों और इनका एक साथी बूढ़ी अम्मा के पास रह नहीं रहे थे, बल्कि रायचूर की न्याय प्रणाली से छिपकर भाग रहे थे। अब क्योंकि इनका चौथा साथी पकड़ा जा चुका है और इन्होंने स्वयं अपने वाचाल मुख से अपना अपराध स्वीकार किया है, तो महाराज इस संदर्भ का संपूर्ण न्याय कर सकते हैं हम।
परंतु अब प्रश्न ये उठता है महाराज कि इनका ये चौथा साथी यहाँ आया कैसे? आचार्य जी, ये कैसा प्रश्न कर रहे हैं आप? आपको तो भली भांति ज्ञात है, क्योंकि ये जाल आप ही का बिछाया हुआ था। कल भरे दरबार में आप ही ने इन तीनों को धन, दौलत, घोड़े, भूमि और अतिथि सत्कार देने का नाटक खेला था, है ना? ताकि इनका चौथा साथी ये लोभ सवरण ना कर पाए और आकर हमारे जाल में फंस जाए। क्यों आचार्य जी? हमारे विचार से इन्हें विजयनगर में एक अच्छी भूमि मिलनी चाहिए जहां ये अपना निवास बना सके। सोने की एक एक पेटी मिलनी चाहिए जिससे वो अपना व्यापार आरंभ कर सके। इनको एक एक घोड़ा मिलना चाहिए जो इनके व्यापार में इनके काम आएगा। ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य? क्या पता क्यों कह रहे हैं? क्यों बोला उसने ऐसा बोलने के लिए? मित्रमणि, ये सब पंडित रामाकृष्ण के कहने पर ही तो किया था अपने कपटी गुरु ने। गुरु जी को तो पता भी नहीं है कि रामा इनसे वो सब क्यों कहलवा रहा है, बस रटा रटा है बोल दिया। हाँ, वही तो हम भी कह रहे हैं महाराज। महाराज कल कुछ असमंजस में थे कि हम दरबार में इन तीनों के लिए इतना कुछ क्यों मांग रहे हैं, किस लिए मांग रहे हैं। अब आशा करते हैं महाराज आपको हमारी दूरदृष्टि का, हमारी तीक्ष्ण बुद्धि का उत्तर मिल गया होगा। अब आशा करते हैं महाराज कि आप समझ गए होंगे कि पूर्ण न्याय से हमारा तात्पर्य क्या था। अब हमारे विचार से महाराज इन चारों शातिर चोरों को कड़े से कड़ा दंड देकर इस किस्से का यहीं हमेशा के लिए कटापेक्ष कर देना चाहिए। दया महाराज, दया, हम पर दया कीजिए महाराज। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हमसे भूल हो गई महाराज। हमने कहा था तुम चारों से, तुम्हें वही मिलेगा जिसके तुम चारों अधिकारी हो। स्पष्ट है कि तुम किसी दया के नहीं बल्कि एक ऐसे दंड के अधिकारी हो जिसे देखकर फिर कभी कोई हमारे राज्य में ऐसा अपराध करने का दुस्साहस न कर पाए। हम तुम चारों को अनेकों घरों को लूटने और विजयनगर आकर एक असहाय बूढ़ी महिला से उसकी छत छीनने के घृणित अपराध का दोषी घोषित करते हैं और तुम चारों को आजीवन काल कोठरी में डालने का आदेश देते हैं। हम सब कुछ सहन कर सकते हैं, किंतु विजयनगर की धरती पर किसी देशद्रोही का अस्तित्व नहीं। ऐसे राजद्रोही के लिए हमारे राज्य में न पहले कभी कोई स्थान था, न अब है और न ही भविष्य में कभी होने की कोई संभावना है। सत्य वचन महाराज। और जिनका यहाँ कोई स्थान ही नहीं वो यहाँ रह भी नहीं सकते। क्या हम आपसे एकांत में बात कर सकते हैं महामंत्री जी? जो आगे महाराज। मुझे नहीं, प्राण निकल जाते यदि कोतवाल ने देख लिया होता तो। लगता है किसी काम से जा रहे हो, अपने गधे का भी बोझ खुद ही उठा रहे हो। हास्य वृत्ति अम्मा, वही तो
कभी नाव पानी के ऊपर, कभी पानी नाव के ऊपर, कभी गधा इंसान, कभी पूरा का पूरा इंसान ही गधा। सब समय का फेर है अम्मा, काम तो करना ही पड़ता है, पापी पेट का प्रश्न है ना। सही कहा, उस दिन भी सही कहा था कि मुझे न्याय के लिए अब और प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, न्याय हुआ और देखो क्या छलनी में छन के न्याय हुआ है। सच्ची अम्मा? और अब तो सुना है चौथा आरोपी भी पकड़ा गया। चारों दुष्ट भाई काल कोठरी में हैं। हाँ। इसे कहते हैं पूर्ण न्याय। मुझे भी आशीर्वाद दो ना अम्मा कि मुझे भी पूर्ण न्याय मिले। जरूर मिलेगा। अरे तेरे साथ भी कोई अन्याय कर सकता है क्या? तूने तो मेरे अंधेरे जीवन में तब आशा की किरण जगाई जब मैं पूर्ण रूप से निराश हो चुकी थी। तूने ही तो मुझ में ये विश्वास जगाया था कि न्याय को अन्याय के काले बादल कितने ही क्यों ना घेर लें, अंततः एक ना एक दिन न्याय उन काले बादलों का सीना चीर कर बाहर आता है। मेरी देवी माँ से यही प्रार्थना है, जो भी तेरा लक्ष्य है माता रानी, उसमें तुझे सफलता दे। तू भी अपने काले बादलों का सीना चीर कर अपने होने का ऐलान कर दे। मेरी माँ, तू भी वही कर जो मैंने किया। तू भी महल के सामने धूनी जमा के बैठ जा। प्रतिदिन सूर्यास्त के पश्चात महाराज कृष्णदेव राय जी अपने महल के बाहर स्वयं आते हैं। प्रतिदिन जब तुझे भी महल के बाहर बैठा हुआ देखेंगे, तुझे भी बुला लेंगे तेरी समस्या सुनने के लिए, जैसे मुझे बुलाया था। तब समझ ले कि मिल गया तुझे न्याय, संपूर्ण न्याय। प्रतिदिन सूर्यास्त के पश्चात महाराज कृष्णदेव राय जी अपने महल के बाहर स्वयं आते हैं। जब तुझे भी महल के बाहर बैठा हुआ देखेंगे, तुझे भी बुला लेंगे तेरी समस्या सुनने के लिए। समय का खेल भी बड़ा विचित्र होता है महामंत्री जी। कभी कभी ऐसे भंवर मिलाकर फंसा देता है जहां हम तय नहीं कर पाते कि क्या सही है और क्या गलत, क्या न्याय है क्या अन्याय। किसकी सुने, अंतरात्मा की या कर्तव्य की? आपका तात्पर्य क्या है महाराज? हम कुछ समझे नहीं। चलिए सीधी बात करते हैं। हमने उस दिन आपसे एक प्रश्न पूछा था महामंत्री जी कि क्या आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। हम आपसे फिर से आज वही प्रश्न पूछते हैं, पर इस बार सीधा और स्पष्ट प्रश्न। क्या आप पंडित रामा का सहयोग कर रहे हैं? महाराज, हमारा उत्तर अब भी वही है। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। आप भी अच्छी तरह से जानते हैं महामंत्री जी, और हम भी, कि उस बूढ़ी महिला की गुत्थी सुलझाने वाला और फिर उस चौथे अपराधी के लिए जाल बिछाने वाला कौन है? किसके कारण ये पूर्ण न्याय हो पाया है? किसकी तीक्ष्ण बुद्धि है इस सब के पीछे? आप जानते हैं, और सब कुछ जानते हुए भी आप अनजान बनने का दिखावा कर रहे हैं हमारे सामने। महाराज, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। परिस्थितियां जो भी रही हो, एक राजा होने के नाते हम पंडित रामकृष्ण को केवल एक राजद्रोही के रूप में देखते हैं, जो एक निष्कासित अपराधी है और जिसका विजयनगर में होना हम कतई अनदेखा नहीं कर सकते। तो यदि यह प्रमाणित हुआ कि आप पंडित रामकृष्ण की सहायता कर रहे हैं, तो आपको भी पंडित रामा के अपराध में उनका बराबर का भागीदार माना जाएगा। इसलिए हम आपको अंतिम अवसर देते हैं। अपना उत्तर और मंशा दोनों प्रमाणित कीजिए। पंडित रामकृष्ण को बंदी बनाकर हमारे सामने लाइए।
उसके पश्चात हम निर्णय लेंगे कि भविष्य में हम साथ है या नहीं। कितनी घुटन और गर्मी है भीतर रामा, अब जाकर सांस में सांस आई। तू जानता है ना हमारे पास समय कितना कम है रामा। हाँ बंधु, इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का तो एक ही कारण हो सकता है। निश्चित रूप से महाराज को यह संदेह हो गया है कि मैं जीवित हूँ और विजयनगर में ही हूँ, और अब मेरे साथ साथ मंत्रीवर के जीवन भर की निष्ठा और सम्मान भी दांव पर लग गया है। इससे पहले कि उन पर मुझे बंदी बनाने का दबाव बने, मुझे शीघ्र अतिशीघ्र स्वयं को निर्दोष सिद्ध करना ही होगा। यही सोचकर तो गुरु तथाचार्य के घर गया था, और अब यहाँ इस वस्त्र धोने वाले जुआरी के घर, यहाँ भी असफल रहा तो? कैसी नकारात्मक बातें करता है बंधु। मेरी युक्ति इस बार सफल हो जाए यही चाहता हूँ, और इस बार बूढ़ी अम्मा के आशीर्वाद से एक रामबाण योजना भी तो मिली है। वो कहते हैं ना, शूरवीर वो नहीं जो हर युद्ध जीत कर दिखाए, शूरवीर वो होता है जो हार को भी जीत में बदल कर दिखाए। अम्मा का पुत्र हूं बंधु, इतनी आसानी से हार थोड़ी मानूंगा। अब जो होगा देखा जाएगा, जो होगा आर या पार होगा। या तो इस चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह मारा जाऊंगा, या अर्जुन की तरह इस चक्रव्यूह को भेद कर बाहर निकलूंगा। रामा, अब बस महाराज को फंसाने का खेल शुरू कर।